सलाम अलैकुम। अरे भाई ये हमारा सेक्शन सी है, नहीं डी है, सेक्शन डी। अप्रैल। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरीबा आतिफ, अदीब अब्बास, ऐमन, अलीशा अली, अलीशबा आसिफ, आमना शफीक, अनादिल। जी आमना शफीक कहाँ है? हाँ आमना अशफाक शेख, सही। अच्छा, आरिफा मखदूम, अरीशा, बनीन जहरा, बनीन जहरा नहीं है। अनमता आफ्ताब, अनुषा हपलानी। तो ये उधर से सही कराना है, ये या लॉक हुआ है आपका नाम ना, पर्ची पे एक लिख लो अटेंडेंस। कोई बात नहीं, आप पर्ची पे लिख के अटेंडेंस दे दे मुझे ना। अक्सा इब्राहिम, बनीन जहरा, अरीशा निसार, दुआ, एकता कुमारी, फ़हीम, फाइजा नूर, फरिया एजाज, फातिमा आसिफ, हाफिजा आयशा, हफ्सा, हेरा, हुरियानी, हुरियाना, इकरा नवाज, जनता भाई, जवाद अहमद। ये जवाद आप भी इसी पेपर पे अपनी लिखो, अटेंडेंस लॉक हुई हुई है। जिया कुमारी, कशिश कुमारी, खदीजा कामरान, किरण कय्यूम, लाइमा सिद्दीकी, महबीबी, मानूर जहीर, महक फातिमा, महक वसीम, मोहम्मद ओन, मोहम्मद हसन कादरी। आप भी हसन इस पे लिख लो, ये जो पेपर पे लिखी है ना अटेंडेंस। भाई जिन 3 स्टूडेंट को मैंने कहा है वो अपना नाम लिख लें अटेंडेंस पे बस। मोहम्मद साइम एजाज, मोहम्मद जैर, मुंतहा तारिया, मुस्कान शफीक, निदा आबिद, फिरीना, सईदा जाहिद, साइमा इसहाक, सकीना, सालिहा जाहिद, सना सलीम, सारम मुस्तफ़ा, सारम। आप भी लिख लो, इस पे आपका लॉक है। सीमा, शहजील मजीद, सैयद मोहम्मद याहिया, सईदा सुहेरा बासित, सईदा सुंदुस अली, तूबा जैनब, वरीशा फातिमा। जी एक सेकेंड, जैनब कुरैशी, जैनब कुतुबुद्दीन। हाँ क्या कह रही हैं? अरे जो रास्ते में, उसको रास्ते में रहने दो, उसको क्लास में नहीं पहुंचाओ, खुद आएगा तो पहुंच जाएगा। अच्छा जी, ये लेक्चर हमने कहाँ रखे थे? मेकअप क्लास में उन्होंने इस टाइम में नहीं तो रखी जब आपकी जाए अटेंडेंस वाला लगवा के आ जाए। चले भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ एक सेकेंड, हाँ वो भी अभी कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ लें। दी यहाँ से स्टार्ट कर लें लड़के से। हाँ जी
अरे बाद में बात करेंगे ना, अभी आप चलें। चलें भाई। जी जी। हो गया। बिल्कुल ऊपर चले गया। हाँ जी। बेटा मैं अपनी क्लास तो अपने हिसाब से चलाऊंगा ना। चलें आगे। हो गया, यहाँ तक हो गया। थोड़ा सा और पढ़ लें। एक सेकंड वाली लड़की पढ़ लो। When the country was divided, the ऑन कर लो। हाँ कर लो। informed the state that the British control of the state would come to their hands with the partition of India and all between the state and the British governing case except from territory. हो गया। चले थर्ड पैराग्राफ उनके साथ वाली पढ़ लें। भाई इधर सुन लें, इसको गौर से देखें, पॉइंट्स देखें। हाँ क्या मतलब हुआ? जी आप तीनों से ही पूछ रहा हूँ ना, बताओ। आप लोगों ने पढ़ा है ना, क्या मतलब समझ आया? नहीं, एक भी लफ्ज नहीं समझ आ रहा। क्या समझ आ रहा है? आवाज से बताओ ना। हाँ जी, थोड़ा आवाज से बताएं तो समझ आएगा ना। The accession of princely states, बरतानवी हुकूमत जब तकसीम कर रही थी, पाकिस्तान बनने के करीब था, पाकिस्तान को जो मसाइल पेश आ रहे थे उनमें एक अहम मसला ये भी था, प्रिंसली रियासतों का इल्हाक करना, यानी कि उनको ज्वाइन करना रियासतों को। और उस वक्त हिंदुस्तानी जो है देखा जाए तो शाही रियासतें मौजूद थीं जिनकी तादाद 562 थी। 1/3 हिंदुस्तानी इलाका और 1/4 आबादी पर वो मुश्तमिल थे। ये रियासतें बरतानवी हिंदुस्तान की इंतज़ामी मशीनरी और जो दीगर चीज़ें थी ना उनका हिस्सा नहीं थी। ये हिंदुस्तानी शहजादों के ज़ेर इक़्तिदार समझी जाती थी।
जिन्होंने बरतानवी सल्तनत के ज़ेर असर रहने पर रजामंदी भी जाहिर की थी, क्योंकि हिंदू तो यही चाहते थे कि ये अलग अलग रियासत ना हो। तो असल बड़ा मसला मुसलमानों की रियासत का था। मुसलमान अपनी रियासतों को कैसे अलग करें और उसके तमाम इंतजामात भी करें। तो रियासती दाखिलों के एतबार से देखा जाए तो इस्लामी रियासत मुसलमान आज़ादाना चाहते थे। अपने दिफा खारजा उमूर के हवाले से भी वो हर तरह की आज़ादी चाहते थे। एक क्लियर कट ज़ाहिरी नक्शा हमें सामने रखकर दिया जाए, और लेकिन बरतानवी हुकूमत और हिंदू ये नहीं चाहते थे। लिहाजा जब मुल्क तकसीम हुआ तो रियासतों की तकसीम पर भी गौर किया गया। 12 मई, आप बीच से उड़ जाओ, पीछे आके बैठ जाओ, लड़की बातें नहीं खत्म कर रहे। 12 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने शहजादों को मशवरा दिया कि वो आइन बनाने के लिए आपस में ताउन को बढ़ाएं और सबके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आमतौर पर ख़ास तौर पे देखा जाए तो ये हिंदुओं के मफादात के लिए ही बात हो रही थी। मुसलमानों को तो वो अलहदा ही नहीं करना चाहते थे, न एक अलग रियासत देना चाहते थे। कैबिनेट मिशन ने रियासतों के हुक्मरानों पर भी जोर दिया कि वो इल्हाक का फैसला करते वक्त अपने लोगों की ख्वाहिशात का, उनके मजहबी रुझानात का, उनके तमाम जो है ना फैसले का ख्याल रखें। ये बात जो है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर तय हुई, यानी कि इन रिटर्न इसको लिखकर कानून बनाया गया। इन रियासतों का एक या दूसरे तसल्लुत के साथ कैबिनेट मिशन ने रियासतों को मुत्तला किया कि हिंदुस्तान की तकसीम के साथ रियासतों पर बरतानवी कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा फलाना फलाना इस तारीख से, जो उन्होंने बताया था। उसके बाद से हमारे तमाम आपके साथ मुआहदात, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आगे आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी तमाम उमूर को संभालना। यहाँ पर देखो पॉइंट की बात ये असल बताई जा रही है जो समझने की है। हम बात कर रहे हैं डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स टू मेकिंग पाकिस्तान समझ लें या एक रियासत समझ लें। हम मुसलमान अपनी एक अलग रियासत बनाने में कोशिशें कर रहे थे। उस दौरान हमें क्या क्या परेशानियां और तकलीफें उठानी पड़ी, उनका सामना करना पड़ा। उनमें एक बड़ी तकलीफ ये भी थी कि चूंकि बरतानवी हुकूमत और हिंदुस्तानी ये नहीं चाहते थे कि मुसलमानों को एक अलग रियासत हासिल हो जाए। उसमें बहुत ज़्यादा तकालीफ परेशानियां उन्होंने पैदा की। उनमें से एक बड़ा मसला ये भी था, मुसलमान चूंकि अलग रियासत चाहते थे, इसलिए ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना इन्हीं को करना पड़ रहा था। बरतानवी हुकूमत तो हिंदुओं का वैसे ही साथ दे रही थी और उनके मफादात में ही वो फैसले कर रहे थे। एक कैबिनेट मिशन डिवीज़न ऐसा बनाया गया इस काम के लिए, जब मुसलमानों ने भी चीखना शुरू करा कि भाई ठीक है, हमें भी तो हिस्से में मुकम्मल अलग रियासत मिले, तो आज़ादी भी हो, हमारे दाखिली अंदरूनी मामला जो उनमें किसी बैरूनी ताकत का कोई अमल दखल ना हो, ये सारी चीज़ें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये कैबिनेट मिशन डिवीज़न का काम क्या था, वो ये काम था, ये मकसद था, ये विज़न था उसका कि ये आज़ादाना तौर पर उनको अलग रियासत जो है वो डिक्लेयर करके देंगे। और इन चीज़ों में वो किन पॉइंट्स का ख्याल रखेंगे, बहुत ज़्यादा वहाँ के रहने वाली अक्सरियत का, जिसको हम मेजॉरिटी कहते हैं। माइनॉरिटी के एतबार से फैसले नहीं होंगे, लेकिन आगे जाकर आपको पता चलेगा कि वाकई हकीकतन माइनॉरिटी वाइज फैसले किए गए। आगे जितने भी आपको नजर आएंगे चीज़ें, उसमें क्या था मसला, वो यही था कि बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तानियों का पूरा भरपूर साथ दे रही थी और मुसलमानों की मुखालफत कर रही थी। मोबाइल बंद कर दें सारे बच्चे, अब किसी का मोबाइल नजर ना आए। मोबाइल दिखेगा तो वो बाहर जाएगा। चलें जी, जूनागढ़। अरे यार, ये तरीके से नीचे जा ही नहीं रहा, बार बार ऊपर चला जाता है। मैं नीचे करता हूँ तो ऊपर चला जाता है। चले,
भाई जूनागढ़ भी एक अलग रियासत थी। देखो जब तकसीम हुई, बंटवारा हुआ, तो बहुत सी रियासतें मुख्तलिफ मुरब्बा मील या फासले पर, डिस्टेंस पर मौजूद थी, जहां पर अपने अपने उनके रियासत के बड़े बाशिंदे थे। कोई कहीं पर जो है वो वडेरे किस्म के, जैसे आजकल लोग हैं, चौधरी किस्म के लोग हैं, इसी तरह वहां पर जो है इस तरीके के लोग हुआ करते थे। वो अपनी पूरी रियासत को चलाया करते थे। तो मुख्तलिफ रियासतें कुछ हिंदुस्तान से करीब थी, कुछ पाकिस्तान से, उनके अपने अपने मफादात, अपने अपने मसाइल थे। तो उनके मुतालिक भी इसी कैबिनेट डिवीजन का जो फैसला था वो यही था कि अक्सरियत के मुताबिक डिसीजन लिया जाएगा, फैसला लिया जाएगा। वहां की जो रहने वाली अक्सरियत है, मेजोरिटी है, मिसाल के तौर पे 10 मुसलमान रहते हैं और 2-4 जो हिंदू रहते हैं उस रियासत में, फॉर एग्जाम्पल, तो फैसला उन मुसलमानों के मुताबिक किया जाएगा और उन रियासतों का जो भी हुक्मरान होगा, हाकिम होगा, वो उनके ही मुताबिक जो है फैसला करेगा। लिहाजा जिन रियासतों में मसाइल आए सामने, क्लेश हुआ, उनके हम सिर्फ यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसा कि एक उनमें से क्या था, जूनागढ़ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि ये एक छोटी समंदरी रियासत थी जो कराची के साइड से 300 किलोमीटर के फासले पर मौजूद थी और 3,337 मुरब्बा किलोमीटर इसका कुल लगभग 7 लाख की आबादी थी। और इधर एक मुस्लिम हुक्मरान हुकूमत कर रहा था, जबकि आबादी की अक्सरियत हिंदू और गैर मुस्लिम बाशिंदों पर मुश्तमिल थी। आज़ादी के बाद रियासत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया, यानी कि वो हिंदू खुद चाहते थे कि हम पाकिस्तान से इल्हाक करें। हमने बात की ना मेजोरिटी की, तो जब वहां की अक्सरियत खुद चाह रही हो जो बात, तो उसी पर डिसीजन लेना था, क्योंकि वो समंदरी रास्ते के जरिए पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात को ज्यादा बेहतर तरीके से रख सकते थे, तो वो अपना फायदा देख रहे थे। जूनागढ़ से मुत्तसिल एक छोटी रियासत मानवादर के मुसलमान हुक्मरान ने भी पाकिस्तान से ही इल्हाक कर लिया। उससे करीब एक और ये छोटी सी रियासत थी और इन दोनों रियासतों के इल्हाक को हुकूमत पाकिस्तान ने एक्सेप्ट भी कर लिया। ये कानून होता था, जब उन्होंने मान भी लिया, उसके मुताबिक हुकूमत हिंद को जो है ये ऑर्डर भी भेज दिया गया इंफॉर्मेशन का कि भाई इन दोनों रियासतों ने हमारे मुल्क के साथ ज्वाइन कर लिया अपने आप को। हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल को टेलीग्राफ किया और कहा पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के इल्हाक को हुकूमत हिंद की तरफ से कबूल करना हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी पर तजावुज नहीं समझा जा सकता। हुकूमत पाकिस्तान ने तनाज़े को मुज़ाकरात से हल करने की पेशकश की, ताहम हुकूमत हिंद इस मामले को ताकत के जरिए हल करने पर तुली हुई थी। नाकाबंदी छापों ने अक्टूबर 1947 के आखिर तक जूनागढ़ में ऐसे अफरा तफरी के हालात पैदा कर दिए थे कि मुस्लिम हुक्मरान को अपना पूरा खानदान लेकर जो है वो फौरी तौर पर कराची, ये समंदरी रास्ते से जो है भागना पड़ा। यानी कि उन्होंने अपनी अफवाज को भी वहां पर उतार दिया और जो अंदर के उनके, जैसे आजकल भी एजेंसियां होती हैं, जो लोग थे उनसे वहां के हालात खराब करवा दिए, जिसकी बुनियाद पर ये रियासत भी क्या हो गई, पाकिस्तान से निकल गई, उसके हाथों से निकल गए। और आज भी इसका डिस्प्यूट जो है वो यूएनओ के अंदर मौजूद है, लेकिन उस पर कोई भी सोल्यूशन अब तक नहीं हो सका। इसी तरह कश्मीर के हालात हैं, आपको पता है, अच्छी तरह पता है ना क्या हालात हैं कश्मीर के, ये कैसे बने, क्यों हुए, कहां से शुरुआत हुई, उस पर बात करते हैं। अच्छा, अब ये बताओ, जो स्टूडेंट जिनको जल्दी हो रही है प्रेजेंटेशन की, वो कौन से वाले हैं? 1 2 3। तो आप लोग का ग्रुप कौन सा है? ग्रुप 8 है आपका। ग्रुप 5 वाले और कौन है इनके साथ? तैयारी है? आप लोगों ने भेज दी प्रेजेंटेशन? ये दे दें, फिर आप लोग कर लें अपनी प्रेजेंट। वालेकुम, आ जाए। ईमेल कर दी थी मुझे। अरे भाई ये क्या हो गया? आ जाए, आ जाए।
किस नाम से की है जी? आरिफा? कुछ भी नहीं, खाली है। अटैचमेंट भूल गई तुम करना, अटैचमेंट नहीं है। तुम्हारी किस नाम से है? उमर फारूक। देखो फारूक आराई कहाँ है? किस दिन करी थी? अभी अभी की है। देखो ये मसाइल होते हैं, आप लोग सही से पक्का काम नहीं करते हैं ना, कच्चा काम करते हैं। खैर, ग्रुप नंबर 1 कौन है? हो गया। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 आमना शेख, अरीशा, फाइजा नूर। आज आप लोगों ने किस नाम से की है प्रेजेंटेशन? ईमेल आमना शेख, ये वाली, आ जाओ। नहीं दे सकते क्योंकि अब मुझे रोका है इन लोगों ने और काम भी अपना सही नहीं किया हुआ। क्या हुआ जी? कब करोगी? सेमेस्टर के बाद? आ जाओ भाई, टाइम नहीं है ना, या तो मैं कंटिन्यू करूं या आप प्रेजेंट करें, कोई एक काम तो करें ना। जल्दी आ जाओ। नहीं आना तो बता दो, फिर मैं कंटिन्यू कर लूं जी। हाँ ना, यही तो ये लोग टाइम जाया करने वाले लोग हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा भाई आ जाओ वापस। कश्मीर, अब कौन किसका नंबर था? यहां से चले जी, वहां से पढ़ ले। चले पढ़े पढ़े, चले चले हाँ। ये देखो मैं नीचे करता हूँ, ये कहाँ चला जाता है? कैनाल इसको ज्यादा पसंद है। कश्मीर भी जूनागढ़ की तरह ही एक रियासत थी जिन्होंने बरसरीर पाक को इनके शुमाली हिस्से पर कब्जा किया था इस रियासत ने, और हिंदुस्तान की ये सबसे बड़ी रियासत थी। 84,471 84,471 मुरब्बा मील पर वाक़ है। और देखा जाए तो ये चीन, रूस, अफगानिस्तान और तिब्बत इन इलाकों से इसकी सरहदें जुड़ती हैं इन मुल्कों के साथ, और इसी वजह से ये एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक पर पोजीशन पे मौजूद है ये जगह जो है रियासत कश्मीर की। तभी इसके पीछे जो है ज़्यादा लगा गया। 1941 के मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ की आबादी 40 लाख के करीब थी। इतनी बड़ी आबादी भी मौजूद थी, जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी। जो ऐसी ज़बरदस्त वादी है रियासत जम्मू कश्मीर, यहाँ पर एक डोगरा हुक्मरान जिसका नाम गुलाम सिंह था, उसकी हुकूमत थी उस वक्त। डोगरा हुक्मरान ने 1846 में 1846 में मुआहिदा अमृतसर के तहत बरतानवी हुकूमत से 75 लाख रुपए में ये पूरी रियासत इन्होंने खरीदी थी। अमृतसर ये एक मुआहिदा हुआ था, उसमें इस जम्मू कश्मीर रियासत के हुक्मरान ने, जिसका नाम क्या बताया आपको? डोगरा, इसने ये खरीदी थी कितने पैसों में? 75 लाख की मालियत में। तो जब एक शख्स एक जगह को खरीद चुका होता है, वो उसका फिर क्या हो जाता है? गोया मालिक हो जाता है। और इसने अपनी अक्लमंदी पर ही ये काम किया था। और गुलाम सिंह और उसके जानशीनों ने एक आमराना हुकूमत कायम की थी और रियासत पर आमराना अंदाज में वो हुकूमत भी कर रहे थे। चले आगे जियोग्राफिकली। नेक्स्ट कौन है? हाँ जी,
ज्योग्राफियाई तरीके से अगर देखा जाए, आप मैप पर इसको देखें नक्शे के अंदर, तो ये सारा मैदानी इलाका और पहाड़ी इलाकों का सिलसिला है। और ज़्यादा जो है ये जो जुड़ा हुआ है सिंध, झेलम, चनाब, ये पाकिस्तान के इलाकों के साथ ज़्यादा करीब है। और रियासत जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में गोया इसकी पानी जो है वो बहता हुआ भी आता है। इसे एक मुकम्मल जोग्राफियाई इकाई हासिल है। पाकिस्तान के साथ ही इसकी तरक्की का ज़्यादा असबाब थे, क्योंकि वहाँ से यहाँ पर सड़क के रास्ते मिलते हैं और लकड़ी जो है वो पानी के रास्ते के ज़रिए से वहाँ से दरख्तों को काट कर जो कीमती लकड़ी है वो डाल दी जाती थी और वो चलते हुआ पाकिस्तान में पानी उसको खुद लेकर आता था। वो ऐसी लकड़ी होती थी जिसको पानी लगने से भी वो खराब नहीं होती थी। एक जबरदस्त इनकी दरामदात और बरामदात थी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट थी। उसके एतबार से देखा जाए तो फितरत ने हर अंदाज में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से करीब रखा था और वहां के लोगों का भी चूंकि तसल्लुत उन पर महाराजों का था, तो अभी तक उसकी कोई सही पोजीशन सामने नहीं आ रही थी कि किसके साथ इल्हाक किया जाए। लेकिन मुसलमानों का जोर यही था कि हम पाकिस्तान के साथ अपना इल्हाक करें। ऑलरेडी उनके साथ हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सारा कारोबार, सड़क, पानी, हर चीज जुड़ी हुई है, इसमें हमारा फायदा है। लेकिन वहां का जो हिंदू हुक्मरान था उस रियासत का, वो ये नहीं चाहता था, जिसकी बुनियाद पर फिर आगे ये मसाइल खड़े हुए। चले भाई, व्हेन दी सब कॉन्टिनेंट, अगली लड़की पढ़ो ना, तुमने तो पढ़ लिया था ना अभी। अच्छा अच्छा, चलो सही, सब एक जैसी दिख रही हो। आगे कर दो। ऊपर यहाँ पे और ऊपर, अच्छा सही है भाई, सही है। हाँ, जो भी कर लो किसी भी तरह यहाँ आ जाए बस। अच्छा, ये जो मैंने आपको बात बताई, तकसीम के वक्त क्या हुआ कि अक्सरियत मुसलमानों की थी कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो मौजूद थे, और ये यही समझ रहे थे कि भाई जो फैसला बरतानवी हुकूमत की तरफ से कानून बनाए कि अक्सरियत जिसकी होगी उसके मुताबिक उसी पर जो है फैसला किया जाएगा। तो अक्सरियत ये चाहती थी पाकिस्तान से हमारा इलाक हो जाए, और वो यही समझते थे कि हमारा जो हुक्मरान है डोगरा, जिसका एक जाबराना हुकूमत हम पर राज कर रही है, तो ये भी शायद पाकिस्तान के साथ ही इल्हाक कर लेगा। लेकिन महाराजा अवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव की वजह से उसने पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान तो कर दिया, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। पीछे उसने क्या करा, कुछ और काम किया। चले नेक्स्ट कौन है? हाँ जी, आप रह गई हो, पढ़ा था आपने? चलो पढ़ लिया था उसने, आ जाओ। विद, यहां से पढ़ना है ना, विद द कंक्लूजन ऑफ द ट्रीटी। क्या हो गया भाई? जिसको मीटिंग करनी है बाहर जाके करके आए मीटिंग अपनी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ना, मैं तो कब से चीख रहा हूँ। घर से करके आने का काम था ये, इधर थोड़ी कर। घर से करके आते ना, भेज कर आते सही से। अभी देखो क्लास डिस्टर्ब हो रही है, एक तो मैं, मेरी वजह से आधा घंटा भी जाया हो गया, अभी आप लोग की वजह से ही माशाल्लाह। चलो, हाँ भाई साहब,
and to turn the Muslim body the people revolt against the mass killing of the innocent people and the economic politics of the Hindu ruler. More than 2,37,000 innocent Muslims were executed and nearly 5 lakh were made to leave their homes and seek shelter in Pakistan. The Hindu Maharaja could not control the uprising and made हिंदू हुक्मरान जो था ना महाराजा, वो क्या था, पाकिस्तान के साथ इलाज नहीं करना चाहता था। वो चूंकि हिंदू था और उसने वैसी जाबराना तसल्लुत किया हुआ था कश्मीरियों पर, लेकिन चूंकि रियासत का दबाव था और अक्सरियत आवाम की थी। आवाम से बड़ी ताकत अल्लाह के बाद एक मौलवी की ताकत है, एक आवाम की है। उससे बड़ी ताकत कोई फौज भी नहीं होती है। अगर वो आपे से बाहर हो जाए तो वो सारा निज़ाम बदल सकती है। अभी तो आवाम में बहरहाल वो जज्बा पैदा नहीं हुआ, अल्लाह करे हो जाए। तो उस वक्त वो आवाम अक्सरियत में मुसलमानों की थी। उनका जोर जब पड़ा तो इस महाराजा ने क्या किया, पाकिस्तान से दिखावा करने के लिए इल्हाक तो कर दिया, ऐलान भी कर दिया कि हमारे तमाम सकाफती और दीगर तरीकों से और जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है वो पाकिस्तान के साथ ही हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन वो ऐसा करना चाहता नहीं था। ये मुसलमानों को उसने उनका रुख मोड़ने के लिए ऐसा किया। जैसे यहाँ भी बहुत दफा ऐसा होता है, बहुत से अहम मामलात, इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाने होते हैं जिस वक्त, उस वक्त क्या होता है, अचानक एक लैंड क्रूजर जो है वो बाप बेटी को कुचल देती है, कभी कोई ट्रॉलर कुचल देता है, कभी बच्चा कोई अगवा हो जाता है, कभी कोई किसी को आलिम को शहीद कर देते हैं। और ये चीजों की तरफ क्या होता है, रुख मोड़ दिया जाता है। तुम मोबाइल ले जाओ ना बाहर, अपना पूरा कंप्लीट करके आओ सारा, क्या कर रहे हो बंद में, तुम इतना कुछ कर रहे हो उसके साथ तो लगे हुए तो तुम मुस्तकिल हो उसमें, उसको छोड़ दो ना, वो इधर गोद से हटाओ, वो गोद में बिठाने की चीज है क्या? नहीं, दूर रखो, आदत सही करो अपनी। ये तो गलत आदत है, मतलब जो गलत आदत बन गई तो वो बस चलती रहेगी, क़यामत तक चलेगी। हाँ हाँ, पीएचडी क्लास में नहीं बोलो, मेरी मेहनत से खत्म होगी इंशाल्लाह, मैं सही करूंगा अपने आप को। क्योंकि केएफसी की भी आदत है बहुत से लोगों की, मैकडॉनल्ड के भी अब उनके सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं और सही हो रहा है। हम इसको सही कहते नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल कह रहा है कि सही हो रहा है, जबान से नहीं कहते ये सही है। किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाना, हम कभी भी कोई भी आलिम नहीं कहेगा कि ये सही बात है, सब यही कहेंगे कि भाई गलत है। मैं भी यही कहूंगा, लेकिन पता नहीं हालात ऐसे हो गए ना कि अब दिल नहीं मान रहा, दिल कह रहा है कि पता नहीं क्यों सही हो रहा है। जो वहां पे हालात बच्चों के साथ हुए हैं और आप इधर उनके और मिसाइल तैयार कर रहे हैं, केएफसी खा के, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, कोक, मैकडॉनल्ड, ये सब खा पी के, एक्वाफिना भी उसी में, ये लेस चेज भी उसी में। और अगर आपको ये अभी तक चीजों के नाम याद नहीं हुए और आपने ये इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट नहीं किया है तो आप जालिम हैं, और आप मुसलमानों की कैटेगरी में अपने आप को शामिल ना करें, मेहरबानी होगी। ये मैं आपको वाकई दीन का हिस्सा बता रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि मुसलमान सारे के सारे एक जिस्म की मानिंद हैं, वन बॉडी है ये। और अगर इसके किसी एक नाखून को भी तकलीफ होती है तो पूरे जिस्म को पता लगता है, ये परेशान हो जाता है। जरा सा बुखार आता है तो परेशान होता है पूरा जिस्म, क्यों? तो ये गजा वाले माई बहने बच्चे, ये हमारे बहन भाई और हमारे मुसलमान नहीं है क्या? और अगर आप अभी तक उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट नहीं कर रहे और आपने खाना नहीं छोड़ा है, पीना नहीं छोड़ा है, तो ये आप बहुत बड़े जालिम हैं। और ये वक्त फिर आप पर भी खुदा न खास्ता आ सकता है, याद रखें। इसीलिए हमारा जिहाद इस वक्त यही है, 4 काम करने वाले हैं। पहला काम क्या है कि हमने उनके लिए रोजाना 10 मिनट निकालने 24 घंटे में से। अगर आप 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते तो यकीन जाने कल को आपके लिए कोई 1 मिनट भी नहीं निकालेगा। 10 मिनट निकाल के उसमें आयत करीमा पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और उसके साथ जो है दुआ करना है। दूसरे नंबर पे आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह जालिमों को बर्बाद करें, मजलूमों को रिहा करवा दें, उनको आज़ादी दिलवा दें, और यहूदियों को चुन चुन के जो जालिम बने हुए इनको हलाक करें। और
तीसरी दुआ इसमें अपने लिए ये भी करनी है कि अल्लाह ये जो 3 काम मैं पूरे बता रहा हूं अभी, उनके अलावा भी कोई चौथा काम मेरे जिम्मे तो वो मुझसे आप करवा लें। आखिरी काम क्या है? चौथा वो ये है कि आप इनकी मुकम्मल चीजों का बाइकआउट कर दें, बिल्कुल भी ना खरीदें। और जो दुकानदार हैं या और कोई और जगह ऐसी है जहां पर इनकी प्रोडक्ट्स रखी जाती है, उसको प्यार मोहब्बत से समझाएं, रोज समझाएं, उसके कान में कुछ ना कुछ हल्की सी थोड़ी थोड़ी बात डालते रहे ताकि उसके समझ में आ जाए, वो ये प्रोडक्ट्स रखना ही छोड़ दे। जब आप खरीदना ही छोड़ देंगे तो मजबूर हो जाएगा रखने से भी, वो रखेगा ही नहीं, वो बिला वजह कहेगा जगह गिर रही है, हटाओ इन चीजों को। और कल मैं एक शॉप पर गया तो माशाल्लाह वो बाबा जी ने हर चीज जो है पाकिस्तानी रखी हुई या ईरानी रखी हुई। चलो ईरानी भी चल जाएगी, वो इतना मसला नहीं हमें उनसे। और हाँ, मतलब एक मिसाल दो कि तुम क्या चीज पाकिस्तानी खाओगे और बीमार हो जाओगे? बिरयानी, फिर देख के बिरयानी, हलीम, पुलाव, ये हाजी तौफीक का पुलाव बड़ा चल रहा है। फारूक आजम की क्या? वैसे तुम एक चीज कोई बताओ ना, हम पाकिस्तानी खाएं और हम बीमार हो जाएं, नहीं है ना? तो देखो ना, हर चीज आपको अल्टरनेट पाकिस्तानी भी मिल जाएगी। इनका बैग तो हटाओ आगे से, बैग आगे क्यों रखा हुआ है? इसको अच्छा उड़े नहीं इसलिए रखा हुआ है आपने। अच्छा सही है, ठीक है, रख लो फिर तो सही है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो माशाल्लाह उनके पास हर चीज थी। मैं अब कोशिश यही करता हूँ ऐसी दुकान से ही चीज लेता हूँ जहां पर इस तरह की उल्टी सीधी चीजें ना रखी हो, भले मुझे थोड़ा सा वॉक करना पड़े, थोड़ा सा चल के जाना पड़े, और करना भी यही चाहिए, ये हमारी गैरत ईमानी है भाई। तो इसका मतलब है कि अगर आप कोक, पेप्सी, 7 अप, फैंटा, ड्यू और एक स्ट्रिंग है शायद, और ये पी रहे हैं तो आप खून पी रहे हैं, गजा के बच्चों का, माओ का। अगर इसका मतलब आप खून पीने के आदी हो गए, आदत खराब हो गई है। और अगर आप मैकडॉनल्ड, KFC और ये सारी लेस ये खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पिग का गोश्त खा रहे हैं, याद रखें, ये बहुत खतरनाक चीज है इस वक्त। इसीलिए उलमा ने इस पे फतवा दिया कि भाई ये हराम है, अब इनको आप बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं, कॉम्प्रोमाइज कर लें ये जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उन सबको। और लिस्ट आपको गूगल मारे आपको फौरन मिलेगा, सारी चीजों के नाम आ जाएंगे सामने, कौन कौन सी चीजें। तो आदत हमने क्या करनी है अपनी भाई, आप सही करनी है। गूगल आप उन्हीं का हथियार उन्हीं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना। यूट्यूब है, सोशल मीडिया की एप्स है जो मशहूर है, जो उनके ही सिस्टम को खराब करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सही है फिर। हाँ, ये है कि उसका अल्टरनेट है, हमारे पास गूगल का अल्टरनेट नहीं होता तो कसम से हम उसी को यूज करते हैं। हमारे पास उसका अल्टरनेट नहीं है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचा करो, रास्ते निकालो, दीन पे मजबूत होने के रास्ते निकालो। अगर आप एंटी साइड पे जाएंगे फिर आपको रास्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। आप रास्ते निकालें। आईफोन के अलावा देखो ये कुरंगी में बना है फोन, 3 साल से मैं चला रहा हूँ, कुरंगी का मेड है ये, कराची कुरंगी का मेड है, 3 साल से चल रहा है। मैंने लिया है ना जाके, यार मुझे पता है, मैं आपको फैक्ट्री भी दिखा दूंगा। कौन से? वो छोड़ो ना, अब ये है पाकिस्तानी ब्रांड है, कुरंगी कहाँ पर है? कराची में। और ये 3 साल से मैं चला रहा हूँ, कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप तलाश करने को जाएंगे ना, फाइंड करेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको अल्लाह भी मिल जाएगा। ये क्या चीज है यार, ये तो कुछ नहीं है, इसकी क्या औकात है, अल्लाह भी मिलेगा आपको, अल्लाह से बड़ा कोई है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। और जब आपके अंदर जुस्तजू पैदा होगी तो आपको मिलेगा, वरना आप कहेंगे जी हमारे मोहल्ले में तो कोई ऐसी दुकान ही नहीं है जहां पर जिन्होंने लेस ना रखा हुआ हो, सारी कोल्ड ड्रिंक्स इसराइली ना रखी हुई हो और उनकी दीगर प्रोडक्ट्स ना रखी हो, लेकिन आप ढूंढने पर आएंगे तो आपको मिलेंगी। फिर ये आपकी जुस्तजू पर अंदर से ताल्लुक है, इसका कनेक्शन भाई अंदर का है। वो कहते हैं ना कि गल विच और है, वही गल विच और है, यानी ये बीच में बात कुछ और है, हकीकत में ये बात नहीं है जो आप समझ रहे हैं, बात कुछ और ही है। बहरहाल अल्लाह में समझा दे।
तो ये मैंने आपको बता दिया कि वो क्या चाहता था कि पाकिस्तान के साथ उसने दिखावे का मुआहदा तो कर लिया, मुसलमानों को यकीन भी दिला दिया, लेकिन हालात दूसरी तरफ ही जाने थे। उसने अक्सरियत मुसलमानों की कत्ल कराने की साजिश रचाई और 23,000 2,37,000 से ज्यादा बेगुनाह मुसलमानों को फांसी दिलवाई गई। 5 लाख को अपने घर छोड़ने पर और पाकिस्तान में पनाह लेने पर भी मजबूर किया गया। ये इस रियासत के साथ बड़ा जुल्म सितम हुआ है। क्या हुआ? आप लोगों ने ईमेल करी हुई? व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप अपना खोलोगे, मैं खोल दूं? आपका इस काबिल नहीं होगा। इधर खोलो, सब देखेंगे। नहीं, गंदा तो इंसान खुद करता है, खुद व्हाट्सएप गंदा अच्छा नहीं। व्हाट्सएप क्यों जन्नती होगा भाई? हम जन्नती हो जाएं। बैग नहीं जाता मैं भाई, इधर से ही बस। ये वैसे ही खुद ही बैग जा रहा है। व्हाट्सएप की है ना इन्होंने, आप लोगों ने ईमेल किया है। चलो अभी इनका देख लें पहले। चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाँ, ईमेल वालों के लो। संजना नास, हाँ आ जाओ चलो। इसीलिए जब भी भेजो एक दफा रीचेक किया करो ईमेल को कि वाकई अटैचमेंट मैंने की है, चली गई है, नहीं गई, सेंड में जाके। अरे भाई ये कहां से होगी? कौन सी वाली है? खोल लो जरा। ग्रुप 5 है। अच्छा, देख लो कहां से फुल स्क्रीन होगी। मुझे तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा। डाउनलोड तो कर दिए। चले जल्दी स्टार्ट करें, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। Assalamualaikum, my name is Arfa Maktoum and today my topic is Muslim politics in British India 1924 till 1935. आगे क्यों नहीं है? Second slide. लेफ्ट साइड से बस मैं वाला खोलती हूँ, ये वाला खोलती हूँ। ये कीवर्ड्स आते हैं। मुस्लिम पॉलिटिक्स इन ब्रिटिश इंडिया 1924 till 1935। मुस्लिम पॉलिटिक्स इन ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम स्टार्ट हुई थी 1924 में और 1935 तक एंड हुई थी। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी अभी। ये की पॉइंट्स हैं। 1924 से 1935 तक जिन्ना मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा लीडर बन चुका था। उस जिन्ना ने बहुत ट्राई किया था कि मुसलमानों को उनका हक मिले, उनके हक के लिए बहुत आवाज़ें उठाई। उनको इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने एक लीग कायम की जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का किरदार के नाम से जानी जाती है। मुस्लिम लीग 1924 से 1935 के बीच अपने किरदार को मज़ीद मजबूत कर गई और मुसलमान राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी। 1924 में लीग ने जिन्ना के लीडरशिप में ज़्यादा एक्टिव होना शुरू किया। लीग का काम ये था कि मुस्लिम्स को पॉलिटिक्स में एक आवाज़ मिले और उनके राइट की हिफाजत हो। लीग का मकसद ये था कि मुस्लिम्स को ज़्यादा पॉलिटिक ताकत मिले ताकि उनका हक सबके सामने आए। इस दौरान लीग ने अपने दायरे को बढ़ाया और मुस्लिम्स ने ज़्यादा सपोर्ट हासिल की और वो उनके लिए एक पॉलिटिक बन गई।
1935 तक लीग ने मुस्लिम्स के लिए अलग मुल्क बनाने की बात शुरू कर दी, जो बाद में पाकिस्तान बनने का सबब बन गई। आगे। Assalamu alaikum. I am Anazul Mustafa and I am going to discuss some specific points related to Muslim politics in British India during 1924 to 1935. So here are some points. Decline of Khilafat movement 1924. खिलाफत मूवमेंट जो थी वो 1924 में ख़त्म हो गई, जो कि टर्की के जो फाउंडर थे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, उन्होंने सर चुप नहीं कर रहे ना ये लोग। सर मैं तो क्लियरली समझा रही हूँ, तो ये सुने तो फिर मैं सुनाऊँ उनको। ठीक है, आप बहुत से देखिए, बहुत ज्यादा बातों में लगा हुआ है, उसी से फिर सवाल करिएगा बताने के बाद। सही है। जो खिलाफत मूवमेंट थी वो ख़त्म हो गई 1924 में, जो कि टर्की के एक फाउंडर थे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, उन्होंने ख़त्म की, जिसकी वजह से मुसलमान बहुत मायूस हो गए, क्योंकि उन्होंने इस तहरीक के लिए बहुत जद्दोजहद की थी। उन्होंने रैलीज निकाली, जेल गए और इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। तो जब ये तहरीक ख़त्म हुई तो उनका कांग्रेस पर से भरोसा उड़ गया, क्योंकि उनको ऐसे लगा कि कांग्रेस ने उनका सही साथ नहीं दिया। और इसके अलावा जो हिंदू मुस्लिम की जो दोस्ती जो बनी थी जो खिलाफत के दौरान, वो भी कमज़ोर कर गई। और जब ये मूवमेंट ख़त्म हुई तो इसके बाद फिर मुसलमानों ने अपने राइट्स के ऊपर और अपनी जो पहचान है उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको ये डर था कि जो हिंदू हैं वो मेजॉरिटी में हैं, तो इसकी वजह से उनका कल्चर और मज़हब वो ख़त्म ना हो जाए। और इसी की वजह से फिर जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने मुस्लिम राइट्स के लिए स्टैंड लेना और उन पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद है द दिल्ली प्रपोजल्स 1927। जो दिल्ली प्रपोजल्स 1927 में पेश किए गए वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर और बाकी मुस्लिम जो लीडर्स थे उन्होंने पेश किए। उसमें उन्होंने मुस्लिम राइट्स की बात की और उन्होंने मुसलमानों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की कि मुसलमान जिसको चाहें वो वोट दें और उनका एक अलग पॉलिटिकल व्यू हो। और इसके अलावा उन्होंने जो मुसलमानों के बिलीव्स हैं उसी के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजारने की डिमांड की। और ये असल में ये जो प्रपोजल्स हैं इसलिए किए गए ताकि वो कांग्रेस के साथ काम कर सके, लेकिन जो कांग्रेस है उन्होंने इनके कुछ पॉइंट्स को माना और कुछ पॉइंट्स को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद है 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म। जो कायदे आज़म के 14 नुकात हैं वो 1929 में कायदे आज़म ने दिल्ली में पेश किए, जो कि जवाब था नेहरू रिपोर्ट का। जो नेहरू रिपोर्ट थी जो कि गांधी ने पेश की, उसमें मुस्लिम राइट्स का दूर दूर तक कोई भी जिक्र नहीं था। तो इस वजह से उन्होंने एक 14 नुकात पेश की जिसमें कि मुसलमानों के राइट्स के बारे में उन्होंने बात की। और इसके अलावा उन्होंने डिमांड की कि मुसलमानों की एक अलग पहचान हो, उनकी लैंग्वेज की प्रोटेक्शन की बात की। और इसके अलावा उन्होंने जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स की भी डिमांड की, और ये भी डिमांड की कि जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है उनको ऑटोनॉमी दी जाए। और जब पाकिस्तान की जो बुनियाद रखी गई उसमें भी जो मतलब मेन जो फोकस था इन्हीं पॉइंट्स पर था, इसी पर बुनियाद रखी गई। उसके बाद है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी ये 1930 में, 1931 और 1932 में रखी गई लंदन में, जो कि ब्रिटिश ने करवाई। और इनका अहम मकसद ये था कि इंडिया का फ्यूचर और जो उनके नए रूल्स हैं गवर्नमेंट के वो डिस्कस किए जाएं। और इसमें काफ़ी मुसलमान जो लीडर्स थे और जो हिंदू लीडर्स थे उन्होंने वो पेश हुए वहाँ पे, जो जिसमें से अहम कुछ शख्सियात थी कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल और आगा खान। उन्होंने वहाँ पे मुस्लिम राइट्स की बात की और अपना मुसलमानों का अलग सेपरेट नेशन की भी वहाँ पे बात की और सेपरेट पावर जो अथॉरिटी थी उसकी बात की। लेकिन जो हिंदू लीडर्स थे उन्होंने जो उनके पास अथॉरिटी थी पावर की वो शेयर नहीं करना चाहते थे, और जो मुसलमानों के जो हुकूक है वो उनको नहीं देना चाहते, तो ये एग्रीमेंट नहीं हो सका। तो इन कॉन्फ्रेंसेस का
ठीक से फ़ायदा किसी को भी हासिल नहीं हो, ना ही किसी एग्रीमेंट पे कोई भी पहुंच सका। So that's all by my side. Now Sania will My name is Sana. I am going to present a specific point of Muslim politics. Allahabad address. दिसंबर 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एनुअल सेक्शन में जो इलाहाबाद में हुआ उसका खिताब दिया था। उस खिताब में इकबाल ने पहली दफ़ा ये ख्याल पेश किया कि हिंदुस्तान के मुसलमान सिर्फ एक मिनॉरिटी नहीं बल्कि एक अलग कौम है जिसका अपना दीन, अपनी तहजीब, सकाफत और सियासी मफादात हैं। उन्होंने ये भी कहा इस इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका है। उन्होंने सबसे अहम नुक्ता ये निकाला कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके जिसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और NWFP को मिलाकर एक अलग मुस्लिम रियासत बनाई जाए। मुस्लिम रियासत ही उनकी मजहबी, सकाफत और सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। बाद में टू नेशनल थ्योरी की बुनियाद रखी और ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम पॉलिटिक्स का रुख तब्दील कर दिया था। अब मैं कुछ अहम मुस्लिम ख़वातीन का जिक्र करूंगी जिन्होंने 1924 से 1935 के दरमियान सियासत और शशक रिफॉर्म में अपना किरदार अदा किया था। सबसे पहले बेगम रुकैया का नाम आता है। ये बंगाल की मशहूर सोशल रिफॉर्मर थी। इन्होंने मुस्लिम औरतों की तालीम के लिए स्कूल बनाया और उनको समझाया कि तालीम ही उनकी तरक्की का जरिया है। सेकंड पर आती है बेगम शाइस्ता भी दौर की एक आखिर में उभर कर सामने आई थी। ये पाकिस्तान की पहली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव बनी वाली थी, लेकिन 1930 में ही उनका पॉलिटिकल रूल स्टार्ट हो गया था। जी जी आपकी सदर मुकम्मल नहीं, आप कैसे पढ़िए न्यूज़ जैसे पढ़ते हैं सर मेरी ऐसी है प्रेजेंटेशन तो और इनकी तरफ तवज्जो होकर थोड़ा इनको समझाने की वजह से पॉइंटर्स आप बना लेती हैं अपने, वो वाले आप देखें, फिर आप उस तरीके से समझाएं बनाएं, इनकी तरफ तवज्जो तो दें। सर अभी सही नहीं करा नहीं इस तरह तो नीचे मोबाइल को तो आप देखिए पेपर पे स्पीच पे मैं तो थोड़ा पॉइंट्स लिखे। हाँ तो मतलब इनकी तरफ देखकर इनको तवज्जो करके फिर इनसे आप इनको समझाएं कि आप क्या समझाना चाहते हैं। अच्छा चले सर अभी तो वो कर अभी कर लेंगे। थोड़ा इनकी तरफ तवज्जो भी दें, इनको स्लाइड भी दिखाएं। नेक्स्ट ग्रुप व्हाट्सएप पे भेजिए ना आपने। कहाँ पर है व्हाट्सएप पे जो भेजिए। चले Assalamualaikum everyone. Today our presentation topic is role of religion in Pakistan, in which we will discuss two subtopics. The one is religion in shaping the identity of Pakistan, and secondly how religion is related in our Islamic policy. Firstly, Hira will discuss the first subtopic, which is how religion is related in our Islamic identity. Here I will discussing religion in shaping the identity of Pakistan. What is identity? उसकी शनाख्त आइडेंटिटी जो है वो हमारी शनाख्त है पाकिस्तान कैसे एग्जिस्ट कर रहा है और कैसे जो है आइडेंटिटी किस चीज़ पे बेस करती है। फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान वाज क्रिएटेड इन 1947 as a homeland for Muslim and foundation of Pakistan. फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन के क्या
किया गया कि पाकिस्तान जो है, जो रिलीजन इस्लाम है, वो कंट्री है जिसमें इस्लाम जो इस्लाम की बेस पे बनी हुई है। पाकिस्तान का जो प्राइमरी बेस है वो ये है कि डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट। सामने के देखो, वो देखो, हाँ जाके देखो, जाओ उर्दू में रीड करना ना बस। एक दफा देख लो पाकिस्तान की प्राइमरी बेस को ये है कि स्टेट डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट, हमारा एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए जहाँ पर हम अपनी जो है इस्लामिक प्रैक्टिस को फॉलो कर सकें। नाउ आइडेंटिटी, इस्लामिक आइडेंटिटी, पाकिस्तान का जो इनिशियली नाम है वो है रिपब्लिक ऑफ इस्लाम। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान मीन्स वो जगह जहाँ हम अपने इस्लामिक लॉज कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और सब कुछ बेस करता है शरिया लॉ पे। बस पाकिस्तान की पहली आइडेंटिटी ये ही है कि पाकिस्तान को जाना जाएगा इस्लाम से। टू नेशन theory क्या है? When Pakistan was creating an idea of two nation theory, it was given by Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan और इसमें हमें हमारे 3 लीडर्स हैं जिन्होंने टू नेशन theory को सपोर्ट किया है। तो सर सैयद अहमद खान जो कहते हैं कि मुस्लिम एंड हिंदू आर नॉट अ लीग टुगेदर, Muslim and Hindus are two nations, and Hindus are Muslim and Hindus are two separate nations. Hindus एक कम्युनिटी नहीं है, इसलिए हमारा टू नेशन जो है हमारा एक सेपरेट नेशन है। एंड सोशल एंड कल्चरल लाइफ, हमारी डेली लाइफ जो है वो ये हमारी डेली लाइफ में किस तरह का जो रिलीजन का रोल है हमारा। अगर हम देखा जाए तो हम जो है अपना डे का स्टार्ट जो है वो इस्लाम से करते हैं। हम लोग फजर पढ़ते हैं तो हम पूरी डे में जो है अपने इस्लाम को हाई शो करा रहे हैं। हम लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, वो हमारा इस्लाम जो है ये शो करा रहे हैं। रमजान में फास्टिंग करते हैं, इस्लामिक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, और जो है फॉर एग्जाम्पल ईद उल फितर और इस्लाम हमारी मॉडेस्टी को शो करते हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम हमारी मॉडेस्टी ये होनी चाहिए कि हम लोग जो हमारा मॉडेस्ट कोड है, ड्रेस कोड जो है ये है कि शलवार, कमीज, दुपट्टा एंड नेशनल सिंबल जो हमारा फ्लैग है, जो हमारा फ्लैग है ये शो कर रहा है, उसके कलर जो है ये शो कर रहे हैं कि इस्लाम को शो कर रहे हैं, व्हाइट एंड ग्रीन, क्योंकि गुंबद का भी कलर ग्रीन है। एंड जबकि हम कोई पार्लियामेंट सेरेमनी होती है या फिर हमारी स्पीचेस होती हैं या फिर हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में हमारी असेंबलीज होती है, तो हम उसका स्टार्ट भी इस्लाम से तिलावत से करते हैं। तो देखा जाए तो जो हमारी सोसाइटी होती है, जब हम रेडी होते हैं हमारे घरों के बाहर एक छोटा सा कोट लगा हुआ होता है, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, इस तरह का जो भी लिखा होता है वो भी हमारी आइडेंटिटी इस्लाम को शो कर रहा होता है। नेशन मोटो में हमारा मोटो क्या है, हमारा मकसद क्या है कि हमारा मकसद 3 चीज़ों पे है कि जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ था तो 3 चीज़ें पे ये क्रिएट हुआ था, फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन। ईमान, हमारा ईमान जो है वो हमें डिसिप्लिन का साथ है कि और हम कैसे, सर यही चल रहा है अभी जी सर, कैसे हम रह रहे हैं सब भाई जो है कायदे में कहा है कि मुसलमान सब आपस में भाई हैं और हमारे लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो है वो लास्ट सलमान यही है। उन्होंने यही कहा था कि ना किसी को ना किसी काले को गोरे पर और ना किसी गोरे को काले पर फौकियत है। और तो ये नेशनल लैंग्वेज हमारी जो है वो भले ही हमारी नेशनल लैंग्वेज जो है वो नेटिव लैंग्वेज नहीं है, बट जैसे कि हम
सब जो है सिंधी है, कोई पंजाबी है, कोई बलोची है, भले कोई भी उनकी लैंग्वेज है, बट जब हम एक कम्युनिटी जब हम मिलकर बैठते हैं तो हमारा जो कम्युनिटी गैप होता है वो एक हम कम्युनिटी गैप को खत्म करता है उर्दू लैंग्वेज। जब भी हम लोग उर्दू लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं और ये भी शो करता है यूनिटी को। तो इस तरह से रिलीजियस जो है वो अपना वर्ड शो कर रहा है यहाँ पर इस्लाम में। अब है नेशनल हॉलीडेज। हमारे जो इम्पोर्टेंट इस्लामिक इवेंट्स हैं, ईद उल फितर हो गया, ईद उल अज़हा हो गई, ईद मिलाद उन नबी हो गई, तो ये जो है ना ये जितने भी हमारे हैं और हॉलीडेज इवेंट्स जो है वो हमारे ये शो कर रहे थे कि हमारा इस्लाम से कितना डीप रिलेशनशिप है। तो आज से टॉपिक में से ये भी बताया जा रहा है कि इस्लाम जो है ना एक अहम इम्पोर्टेंट पार्ट है पाकिस्तान में इस्लाम का एक। So now I will discuss about religion in shaping the policies of Pakistan. Firstly, we will discuss how Islam is related in our Pakistani policy. So firstly, जो हमारे लॉज हैं, लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें क्या डिक्लेयर करते हैं कि पाकिस्तान हमारी पॉलिसीज में कैसे शामिल है। जैसे कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे कोई भी जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को कोई भी बनता है जो हमारे मुल्क को चलाएगा, जो हमारे मुल्क को चलाएगा वो मुस्लिम होना चाहिए। यानी कि अगर वो कोई भी लॉ देता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट करता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो लॉ हमारे इस्लामिक लॉ रहेगा। क्योंकि हमने स्टार्ट से यही डिस्कस किया कि हमारा जो बेसिस है वो इस्लाम है, हमारी कंट्री इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। सेकेंड, हमारे जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट बने हुए हैं, जिसे हम कहते हैं, जो कोर्ट का नाम है वो ये है कि इस्लामिक काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। ये चेक करता है कि जो हमारे जो भी लॉज बनेंगे, जो भी कानून बनेंगे, वो इस्लामिक कानून होने चाहिए। यानी कि इसको सेपरेटली एक जो हमारा काउंसिल है वो देखेगा। फिर एक ग्रुप है, अ ग्रुप कॉल्ड, अच्छा, देयर आर ऑल्सो शरिया कोर्ट्स। शरिया कोर्ट्स क्या है, वो हमें जो है वो डील करेंगे इस्लामिक मैटर्स को। तो बेसिकली जो शरिया लॉ है, यानी कि ये कहता है कि हम जो अपना लाइफस्टाइल गुजारेंगे वो अकॉर्डिंग टू द शरिया गुजारेंगे। यानी कि शरीयत हमसे ये कहता है कि अगर कोई भी फैमिली है, उसमें जो मैरिज है, डाइवोर्स है या इनहेरिटेंस है, अकॉर्डिंग टू द शरिया होना चाहिए। जिसमें कि निकाह हो गया, डाइवोर्स यानी कि 3 तलाक जो होनी है वो मुंह पे बोलेंगे तो डाइवोर्स होगी। सेकेंडली, क्राइम में किस तरह से आता है हमारा इस्लाम, कि अगर कोई पनिशमेंट दी जा रही है, कोई भी चोरी करता है या फिर डकैती करता है या फिर वो मर्डर करता है, तो उसे अकॉर्डिंग टू द शरिया पनिशमेंट मिलेगी। सेकेंडली, थर्डली, जो फाइनेंस है, हमारी बैंकिंग में किस तरह से फाइनेंस एंटर करता है, कि अगर हम अपना अमाउंट एंटर करवाते हैं अपनी बैंक में, तो हमें अकॉर्डिंग टू द शरिया विच इज कि हमें ज़कात देना पड़ेगी अपनी जो है बैंक में जो हमने अमाउंट रखाई हुई उस पर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी। पॉलिसी कि अगर कोई भी जैसे वही ज़कात देगा, ठीक है, चैरिटी टैक्स देगा। इसके अलावा उशर टैक्स। व्हाट इज उशर टैक्स? एग्रीकल्चरल टैक्स। यानी कि अगर आपकी कोई भी जमीन है जहां पर आप लोग फसलें उगाते हैं, तो उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा, गरीबों में टैक्स बांटना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारी जो है नेक्स्ट आता है इस्लामिक बैंकिंग। मैंने आपको बता दिया। एजुकेशन, हाउ इस्लाम इज रिलेटेड इन एजुकेशन। तो अब एजुकेशन में जैसे कि हम लोग जैसे कोई भी स्कूल है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, उसमें हम लोग इस्लामिक स्टडीज लाजमी पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा एक मेजर और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इन आवर एजुकेशन। अभी हमें जनरल जियाउल हक ने ही बोली थी कि अगर आप एजुकेशन में इस्लामियात पढ़ना लाजमी है, तो इसीलिए हम अपनी यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेजेस में इस्लामियात लाजमी पढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा आ जाता है सोशल वेलफेयर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये भी पॉइंट जनरल जियाउल हक ने दिया था अपनी पॉलिसी में, क्योंकि हम पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें भी उन्होंने ये बताया था कि ज़कात देनी पड़ेगी, उशर टैक्स देना पड़ेगा, और हमें जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, उन्हें हमें मदद करनी पड़ेगी, यानी उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड सोशल वेलफेयर, यानी हम सोशली किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में। हम ये जानते हैं कि इस्लाम एक मेजर रिलीजन बन चुका है पूरी हमारी पाकिस्तान में, बट इस्लामिक रिपब्लिक होने के बावजूद भी जो हमारी माइनॉरिटीज हैं उनको काफी ज्यादा डिफिकल्टीज, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। फर्स्टली जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो हिंदूज, क्रिश्चियंस और अहमदीज हैं उन्हें मोस्टली जो है डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। थर्डली, सेकेंडली जो अहमदीज हैं उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो नॉन मुस्लिम है और उन्हें प्रॉपर राइट्स नहीं दिए जा रहे। और उसके बाद जो सुन्नी और शिया है, हम लोगों में सेक्ट का डिफरेंस आ जाता है। सेक्ट के डिफरेंस की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं और हमारी जो सोसाइटी है इसमें वायलेंस क्रिएट होता है। तो इस्लाम आने के बावजूद भी ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं और ऐसे डिबेट्स हैं जो हमें अभी भी स्टिल फेस करने पड़ रहे हैं। कंक्लूजन यही है हमारा कि इस्लाम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और इस्लाम हमें यूनिटी सिखाता है कि अगर आप भले ही हिंदूज हैं, सिख हैं या कोई भी है, कायदे आज़म ने भी हमें यही बोला था कि भले ही आप लोग हिंदू, सिख, ईसाई हैं, लेकिन इस्लामिक स्टेट आपको इसलिए प्रोवाइड किया गया है कि भले ही आपके दरमियान रिलीजन डिफरेंसेस हैं बट फिर भी आप लोगों ने मिलकर एक साथ रहना है। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो चैलेंजेस हैं हमें फेस करने पड़ रहे हैं। फर्स्ट हिंदूज जो है, अहमदीज जिन्हें नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया, और सुन्नी शिया जो कि इनकी वजह से ये सारे हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जो कि अभी स्टिल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये हमें इन चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े। और इस्लाम, जैसे कि इसको नाम दिया गया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो हम एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल गुजारें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Religion shaping the identity of Pakistan. हम पाकिस्तान को एज एक इस्लामिक कंट्री जो है तस्वुर करते हैं और करने की बुनियाद पर हमने इस मुल्क को बनाया। इसी की वजह से फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की टू नेशनल ऑफ थ्योरी भी सब इसी वजह से यहीं से इसकी इब्तदा हुई थी, क्योंकि मुसलमान का इस्लामी ज़हन था और गैर मुस्लिमों का गैर इस्लामी ज़हन था। इस वजह से मामला चले। नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। यहाँ पर इन्होंने नेशनल हॉलीडेज में इजाफा किया ईद मिलादुन नबी, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अपने मुसलमानों के लिए दो त्योहार दिए खुशियों के, तो जो रसूल ने दिया आपने फरमाया कि बस उससे मजबूती से काम लो, और जिससे आपने मना कर दिया उससे रुक जाओ। सर, तो यहाँ पे कुछ सेट डिफरेंस आ जाता है ना। सुन्नी मानते हैं कि ईद मिलाद नबी मनानी चाहिए, जैसे कि मैंने पॉलिसी क्या ये नहीं मानते कि रसूल क्या कहते हैं? तो सर अब यही तो मैंने बताया कि दो सेट बन चुके हैं। देवबंदी का कोई मसला नहीं, इधर सीधा सिंपल हमारे दीन का मसला है कि हमने उस पर अमल करना है जो किताबुल्लाह कुरान ने हमें दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। एक चीज जब रसूलुल्लाह ने हमें दी नहीं तो हम उसे कैसे साबित कर सकते हैं जोर लगा के? देखो, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अपना डे ऑफ बर्थ कितनी दफा आया पता है आपको? आपकी 63 साल उम्र थी। सर, तो ये चैट जीपीटी पे यही आ रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 इयर्स के थे ना। मैं आपको साबित कर रहा हूँ ना, कोई मुश्किल काम ही नहीं है, बहुत आसान सिंपल है। अपने दिमाग से भी सोचा करो, हमेशा दूसरों के दिमाग में नहीं करो। लकीर के फकीर मत बनो। और नबी अस्सलाम 63 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ, 63 ईयर्स। चलो हमें समझ आ जाती है 9-10 साल की उम्र में। एक हमारा 6 साल 5 साल की बच्चा भी कह रहा होता है कि पापा मेरी बर्थडे आ रही है, आप कहाँ मनाएंगे? रसूलुल्लाह ने तो एक दफा क्या अपनी पूरी 63 साल की जिंदगी में एक दफा भी। देखिए, अभी मैं जो पॉइंट की बात कर रहा हूँ वो तो सुने ना कि आप है
गलत है ना, ये तो बता रहा हूँ कि खुद एक शख्स अपनी एक नबी होकर वो खुद अपनी विलादत नहीं मना रहे, इस तरीके से हम बता रहे हैं, वो अंदाज में बात कर रहा हूँ। वरना हमें अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज्यादा खुशी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की भी और आपके इस कायनात में आने की, और हमें उससे ज्यादा गम भी है जाने का। ये बात ना कोई करे फजूल कि आपको मौका दिए भाई, सालगिरह मनाना तो यहूदियों का तरीका है, मुसलमान का तो तरीका ही नहीं है, इसलिए तो रसूल ने नहीं की। और फिर आपके चले 63 साल के बाद सहाबा सबसे समझदार और आपके रिलेटिव करीबी लोग थे, सबसे ज्यादा करीबी सहाबा थे ना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन्होंने कई सालों गुजारे, उन्होंने कभी अपने किसी जमाने में एक दफा आपकी सालगिरह नहीं कराई। हम एक नए किस्म के उनसे ज्यादा समझदार लोग आ गए कि हमने दीन में अमेंडमेंट्स कर दी और उसको दीन का हिस्सा शुमार कर लिया। हालांकि ये दिन हम और हमारे बड़े एक जमाने से मनाते आ रहे हैं, वो कैसे मनाते हैं इसका तरीका होता है कि आप उस दिन ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ें, घर में बैठकर, मस्जिद में बैठकर, जहाँ आपको खलवत मिल जाए छुपकर, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करें, ना कि आप रोडों पर निकल जाए परेशान करें, हलवे और पांडे और अपने जो है ना मजे की चीजें वो आप खाते पीते रहे और अपनी मौजे बना लें, एंटरटेनमेंट डे बना लें। नाउजुबिल्लाह। असल तरीका क्या है? सबसे बेहतरीन का हमारे बुजुर्ग हम भी उस दिन चुप करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसाले सवाब करते हैं। आपके लिए वो सबसे बेहतरीन चीज है, आगे रोडों पे निकल के अपना वक्त जाया करना, नमाज़ की कदर कर देना, ये तो खुराफात है। यहूदी और नसरानी यही तो हम मुसलमान चाहते हैं कि इनका दीन खराब कर दो, इनके अंदर ये उस पर ही काम करते हैं। हमारे पास दो त्योहार हैं जो अल्लाह के रसूल ने खुद हमें दी, एक ईद उल फितर है और दूसरी ईद उल अज़हा। अब तीसरी ईद मनाना रसूलुल्लाह के ऊपर इल्जाम लगाना है। रसूलुल्लाह आपको तो पता ही नहीं था, लेकिन हमने तीसरी ईद भी निकाल दी, दरियाफ्त कर इजाद कर लिया, आपने दी ही हमें। तो भाई ये गुजारे बंद करें, ये गलत है, ये गलत चीज है। जो चीज अल्लाह के रसूल से नहीं साबित, अब वो चाहे हमारे भी खिलाफ अगर कोई बात जाएगी तो हम मानेंगे उसको कि जी ठीक है, अगर मैं भी कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है तो मैं उसके लिए फाइट नहीं करूंगा, मैं कहूंगा हाँ ये करना है, नहीं होगा साबित नहीं है तो वो गलत होगा, इसलिए इसको यहाँ ऐड करना आपने गलत किया। नेक्स्ट स्लाइड पे आप चलो, ये तो तकरीबन सही था। आगे लिखते हैं आप यहाँ पर जो है इस्लामिक पेंटिंग को ऐड करने ही गलत है। इस्लामिक पेंटिंग इस वक्त है नहीं पाकिस्तान में कोई भी। सर कुछ इस्लामिक पेंट हैं जहाँ होता है, हम बात कर रहे हैं प्योर इस्लामिक पेंटिंग की ना। सर मोस्टली पेंट में लगता है, आपको देना पड़ता है ज़कात। प्योर इस्लामिक पेंटिंग इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। तो क्योंकि इस्लामिक पेंटिंग इस्लामिक शरिया के अंदर ही नहीं होती है, सीधी बात। वहाँ पर होता है बैतुल माल का हिसाब किताब, उसका एक डिपार्ट होता ही है। तो हमारे यहाँ जब बैतुल माल ही नहीं है शरीयत के मुताबिक, तो फिर इस्लामिक पेंटिंग टोटली 100% प्योर इस्लामिक हो ही नहीं सकती है। ये एक ऑल्टरनेट है हमारे पास, लेकिन इस चीज को ऐड करना जरूरी था बताना, इसलिए मैंने वाज़ेह कर दिया। चलो ठीक है। नेक्स्ट कौन सा ग्रुप है? ये आपका ग्रुप नंबर क्या था? चलिए भाई, ग्रुप नंबर 3 है ना, पूरे कैसा है? जैसे
ग्रुप 3 की हो गया ना हमारा? जानू ना बाबू एक सेकेंड बहन नेता इन्होंने दे दी था सर कहाँ है? हाँ आमना को तो मैंने भी देखा था, पता नहीं कहाँ है। एक काम करो सर पीछे व्हाट्सएप पे भेज ये ग्रुप 5 आरिफा अलादे इन्होंने दे दी थी। आमना मैसेज कर व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। कौन सेंड कर? अरे जी पीछे खुला हुआ है क्या करना चाहती है? हाँ ये मैंने 2 दफा भेजी है, लिखा हुआ काम आमना अलीशा ये बोलूंगी व्हाट्सएप पे किसी व्हाट्सएप क्या सर के व्हाट्सएप कर व्हाट्सएप क्लियर है। जल्दी स्टार्ट करें अभी। हाँ जी सर आमना कर सर व्हाट्सएप ऑन करके आपका सर व्हाट्सएप कर दें हम आपका मैं कहाँ है क्यों नहीं खुल रहे? कुछ भी नहीं हो रहा है। सर पेट को बता दे कितने आपने पेट का किसी करा के करना पेट में फाइनल हाँ खुल गया। एक्टर कुमारी अनुषा पगलानी ये ग्रुप 7 क्योंकि ग्रुप 8 ने दी है अभी। भेजी है देखो ग्रुप 8 मेरा आयो सारा तो एंट्री जैसे वो पहले तो थोड़ा सा इसका बोलना था तो देखो ये एक सेकंड मेरी बहुत ज्यादा आवाज तेज है मेरा आवाज आ सकती तो मुझे ना मैसेज ये आवाज कैसे आ गया डालू हुई है मैंने जैसे ये है ना कहीं से लिया था पता नहीं कौन से साल में किया what is that brother? ओ सेकंड सेमेस्टर थर्ड ईयर लास्ट थर्ड ईयर का लास्ट बहुत पीछे मेरा भी एक पहला साल हो गया इसके बाद हाँ वो अभी आई है, न्यू आई है। क्लास कर लेता कोई बात नहीं। नाम का आगे जाना मैं तो वहीं जाऊंगी। हम कर लेंगे वो स्लाइड है ना वो आगे करेंगे कभी बात में बोलते रहेंगे मैं आगे करती हूँ मेरी बात वो यहाँ आ जाता है बस एक बार उसमें गड़ा वो बोल तो था मेरे जवान है आंसर जवान हाँ सब बोलते जवान चली जाऊंगी 90-30 में हिंदी और मुश्किल में तरह टेंशन बढ़ गई थी ना पता चला मायने जो खुदा चलो चलो स्टार्ट करो 2 मिनट और इसकी 1 2 है ना 3 हमारा ऐसा पहले भाई स्टार्ट अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज अलीशा माय टॉपिक इज टॉपिक है
मुस्लिम को ये डर था कि अगर ब्रिटिश सेंटर हो गए तो उनका सेपरेटेशन कैसे मिलेगा, तो ये डर था। और उनको ये भी था कि उनकी आइडेंटिटी उनसे छीनी जाएगी। तो और मुस्लिम लीग ने इंटरेस्ट रिप्रेजेंट किया और सॉल्व नहीं कर पाएंगी प्रॉब्लम, मुस्लिम की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए। 1930 में हिंदू और मुस्लिम के दरमियान बहुत टेंशन बढ़ गई थी, ठीक है। उनके हिस्ट्री में, उनकी कल्चर्स में, उनकी वैल्यूज वगैरह बहुत डिफरेंस थे, उनमें बहुत डिफरेंस थे, तो उनको ये टेंशन बढ़ गई थी कि हम इनको कैसे कर पाएंगे। लाहौर कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च 1940 में करवाया था फजल हक ने, इन्होंने सपोर्ट किया था इनको, ठीक है। और इंडिया मुस्लिम लीग ने भी इनको सपोर्ट किया था। ये जो पास हुई थी, क्या कहते हैं, इनको पार्टी के पास हुई थी, और उसमें है ना ये और ये था हिंदू से मुस्लिम जहाँ नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में होना चाहिए, ईस्ट इंडिया। ये रिजर्वेशन इंडिया कॉन्सेप्ट रिजेक्ट करा, ये रिजर्वेशन ने इंडिया ने इसको रिजेक्ट करा था, लेकिन है ना तो इसने उसने डिमांड रखी कि हमें अपना एक अलग व्यू चाहिए जहाँ हम सही से रह पाए, अपने वैल्यूज अपने कल्चर्स को रख पाए, ये और अपनी जिंदगी को गुजार पाए। और टर्निंग पॉइंट दुनिया का 1945 में 1947 में पाकिस्तान आया। और जैसे हमें अपना जैसे कि उनके गाँव को माना जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी गाय को वो नहीं करते, क्या कहते हैं, सिपाही करते हैं। जब हमारे यहाँ पानी होती है और वो सारी चीजें होती है, हमारे मुसलमानों का उसका बहुत कम इकोनॉमिक हमारे हालात बहुत खराब थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो कहते हैं बहुत ज्यादा हिंदुओं को फेवर देते थे, उनको अच्छी जॉब देते थे और मुसलमानों को इतनी अच्छी कामयाबी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उनके माली हालात अच्छे नहीं थे। और फेलियर ऑफ पॉलिटिकल, उनके जो पॉलिटिकल सोच थे बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ गई थी, क्योंकि जिन्ना छोड़कर कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग में आ गए थे और जिन्ना अपनी मुस्लिम लीग का सारा साथ दे रहे थे, और जो हिंदुओं की पॉलिसीज थी उसमें सही है उनके हक में बात की जा रही थी। और जो हमारे लीडर्स का वो ऐसा था कि इलामा इकबाल ने सबसे पहले सोचा कि हमारा एक अपना हम एक साथ रह सकते हैं, लेकिन वो आगे जाकर वक्त नहीं कर पाया और क्या कहते हैं ऐसे ही हमने 14 पॉइंट्स निकाले, जिसमें उन्होंने काफी मुसलमानों के बारे में बताया। उसकी वजह से उनको मुसलमानों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल गया था। और ऐसे ही अब जो क्या रिएक्शन आया था उन पॉइंट्स पे, अब ये उसका है। तो पहला था मुस्लिम लीग, पहले मुस्लिम लीग को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही थी, उनकी हर चीज पे हमारा लोग उन पे हाँ मिला रहे थे। मुस्लिम को लग रहा था चलो कोई हमारे लिए स्टैंड ले रहा है एटलीस्ट, कि अब वो सारे जितनी भी मेजॉरिटीज की सारी पार्टी हो रही थी एक साथ हो रही थी। और जो पोजीशन ऑफ कांग्रेस नहीं चाहती थी कि कभी मुसलमानों को अलग होने मिले, क्योंकि उनको तो उसके अंदर मुसलमान रहे, कभी उनके अपने राइट्स ना हो, हम जैसे वो चाहते थे कि हिंदी उनका पहले मतलब है, मदर लैंग्वेज, लेकिन हम चाहते थे कि हमारी उर्दू रहे। और जो
ब्रिटिश स्टेट मना कर देता है क्योंकि ब्रिटिश को लगता है कि ये फसाद तो जब का वो करेंगे कि वो हिंदुओं से मतलब थोड़ा ज्यादा क्लोज थे, तो लगता था कि हम मुसलमानों की साइड लेके हिंदू फसाद करेंगे, झगड़े करेंगे। और लेकिन बाद में उनको समझ आ गया था कि हमें दोनों के साथ नेगोशिएट करना है, हमें मुसलमानों को भी नहीं समझना है जितना हिंदुओं को समझना है। आगे करो। इस हिंदुओं के जो बहुत सारे वो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे ना, पुलिस ने इस्लाम को लगता है कि हमारे पास अटैक किया जा रहा है, हमें उन्होंने लाइक ये क्यों जा रहे हैं जी, हम एक डांस में फाइट कर रहे हैं हमारे नेशन की, और जब हमारे अपने नेशन को पानी वगैरह सब करेंगे जिसके खिलाफ से बहुत ज्यादा अन्य मात्रा में है इनका, जिससे हम लोग को हम पढ़ना नहीं चाहते, जिस तरह से हम लोगों को ज्यादा होता कि हम अलग होना चाहते हैं। और पॉलिटिकल इसको मीडिया का इतनी अच्छी मीडिया जिसको मुसलमान बहुत खुश हुए, उन्होंने जश्न मनाया कि उनका मतलब कोई तो हमारे लिए स्टेप आगे ले रहा है, कोई तो हमारे लिए सोच रहा है, और अलग हमारा फैसला स्टेप आगे लिया पाकिस्तान को। थैंक यू माशाल्लाह। इम्पैक्ट्स ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन यानी करारदाद पाकिस्तान जो कि हुई थी 21 मार्च को 1940 में और मिंटो पार्क में। लाहौर रेजोल्यूशन ने एक अलग स्टेट बनाने का जो है वो मुतालबा किया था कि इंडिया के मुस्लिम्स को एक अलग मुल्क दिया जाए, उनको एक अलग जज्बा उनसे मिला था। लेकिन इनसे कांग्रेस और हिंदुओं का जो है वो आपस में और ज़्यादा मुख्तलाफात हो गए थे, उनके और ज़्यादा रवैया जो था वो सख्त हो गया था, जिसकी वजह से उनकी सियासी जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी वो भी ज़्यादा इफेक्टेड हो गई थी। और उनकी वजह से, और ये सिर्फ जो है सियासी मामला जो है वो सिर्फ उस वक्त तक नहीं रहे थे, उस तहरीक तक नहीं रहे थे, उनकी साउथ एशिया में भी काफ़ी अरसे तक वो ही मामलात रहे थे। लाहौर रेजोल्यूशन जो है वो एक तहरीक पाकिस्तान बनाने के लिए एक अहम कदम साबित हुई थी। आगे स्टेप्स लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। 20th सेंचुरी में जो है वो शुरू में मुसलमानों को ये जज्बा मिला कि बस हम एक अलग कल्चर है, एक अलग मुल्क है, एक हमें कौम मिलना चाहिए। उसके बाद जो है सियासी लीग जैसे कांग्रेस लीग बनी, जो कि सियासी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा जज्बा पैदा हुआ उसकी वजह से, और एहसास मिला, और उनसे उनके सियासी हुकूक को हिफाजत भी मिली। और उसकी वजह से जैसे तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुई थी, और कांग्रेस ने मुसलमानों के खिलाफ जो है वो कांग्रेस शुरू की, जिसमें आखिर ब्रिटिश ने फैसला किया था कि हिंदुस्तान को दो अलग मुल्कों में तकसीम किया जाए, ताकि जैसे भारत और पाकिस्तान। उसके बाद 1947 में जो है पाकिस्तान एक अलग मुल्क साबित हुआ। Hello everyone, my name is Hafsa. So the topic of my presentation is legacy of the Lahore Resolution. लाहौर रेजोल्यूशन पहले थी पाकिस्तान के लिए एक नया अलग मुल्क बनाने की तामीर हुई थी। उस टाइम पे पाकिस्तान के लिए सारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन सब ने आके एक इत्तेहाद से उन्होंने आके लड़ा, और इस रेजोल्यूशन में ये हुआ था कि पाकिस्तानी जो सारे लीडर्स थे वो आपस में बहुत इकट्ठा हुए थे, सारों में यूनिटी आई, और उनके जो स्ट्रगल्स थे वो क्योंकि वो सिमिलर थे कि इसीलिए वो सारे इकट्ठे हुए। और इस रेजोल्यूशन में पाकिस्तान बनाने के लिए 23 मार्च को पाकिस्तान के लिए बनाया जाता है, और 1947 में पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क बना था। लाहौर रेजोल्यूशन में ये भी बताया गया है कि जो सारे इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान और इकबाल, इन सारे लीडर्स ने आके आपस में एक मेहनत करके, स्ट्रगल करके, सैक्रिफाइसेस देके एक पाकिस्तान अलग, और बस काफी है। थैंक यू। अभी ना आते
अब्बास, अलीशा अली, अहमद, खलीफा आसिफ, आमना शफीक, अनादिर, आमना शफीक, अनादिर, अनंता, अनुषा अमलानी, अक्षय इब्राहिम, आरिफा मखदूम, अलीशा निसार, कुमारी, फरीद, फाइजल नूर, मरिया इकरा, आसिफ, हाफिजा, आयशा, अफसा, हिरा, अच्छा, बुलियानी, इकरा नवाज, जनता भाई, जवाद अहमद, जिया कुमारी, कशिश कुमारी, अलीया कामरा, किरण देवी, पेपर तैयारों में, अच्छा, किरण देवी, अलीया कामरा, मुस्कान शफी, जिगर आबिद, रीना, सैयदा जाहिद, नाइबा इसहाक, सकीना, सालिया जाहिद, सना सलीम, सारा मुस्तफा, मसला है सैयदा अली, दूबा शहर, बड़ीशा फातिमा, बड़ीशा भाई थी, ज़ैनब कुरैशी, ज़ैनब कुतुबी, आप लोग सेव करके अपने गलती से शुरू कर दो। लोग पे अभी जाके मैं जाऊंगा भी अनलॉक कराता हूँ, हो गए तो जिनकी सेकंड हाफ में लगाई है उनकी फर्स्ट हाफ लगा देता हूँ। पेपर तो मैं ही बताऊंगा, लेकिन पेपर का पैटर्न बता देता हूँ मैं। सिर्फ पैटर्न से थोड़ी होगा, पेपर आप लोगों को एग्जामिनेशन से मिलेगा। सेक्शन सी है ना, ये सेक्शन डी वालों का जो पेपर है वो मेरा ख्याल है 22 तारीख को ही है, यानी कि ये मंडे ट्यूसडे पड़ेगा, ट्यूसडे का दिन है, 22 अप्रैल को है। और ये आपका 2 आवर्स का 2 घंटे का पेपर है, 25 नंबर का पेपर है। और आंसर ऑन द क्वेश्चन, आंसर शुड बी ब्रीफ एंड रेलेवेंट, अवॉइड अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट टेक्स्ट, इसका ख्याल करना। बाकी हमने आपको 10 एमसीक्यूज दिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना 10 नंबर का है, आसान है, आपके पास इसमें ऑप्शन मिलेंगे 4, उनके मुताबिक आपको आंसर सेलेक्ट करना होगा। अगर ये जितनी भी आपने स्लाइड्स में टॉपिक्स अपने ही स्लाइड से उनको देख लें। ज्यादातर मैं एक पॉइंट आउट यहाँ पर आपको कर देता हूँ, पॉइंटर बता देता हूँ, आप समझदार होंगे, खुद समझ लेंगे। जितने भी ईयरली वाइज आपको ओकेजन्स बताए गए हैं, इवेंट्स बताए गए हैं, उनको फोकस करो तो आपके सारे एमसीक्यूज क्या हो जाएंगे, सॉल्व आउट हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। बस ये समझदार के लिए इशारा काफी है। यानी कि इसकी एग्जांपल यूं होती है, जैसे यूं कहा जाए कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत के अंदर किस सन में नाजिल हुई, किस सन में उतरी, मतलब किस सन में वो आई, वो डे ईयर आपको बताना है।
कि भाई 1900 में फलाने में इसमें वैसे एमसीक्यू है ना, इस तरीके से आप तैयारी कर लेंगे तो ये आपके एमसीक्यूज तकरीबन सभी सॉरी आउट हो जाएंगे। हाँ गियर ना, गियर वाइज ये कौन सा सन था, ये चीज। सेकंड आपके पास जो है वो आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 10 मार्क्स का है, यानी कि 20 नंबर आपके इधर पूरे हो जाएंगे। और थर्ड क्वेश्चन जो ये 5 मार्क्स का है। आपने एक चीज गौर करनी है पेपर के अंदर, वो ये कि आप सवाल के आगे नंबर जरूर देख लें कि कितने नंबर का सवाल है, उसके हिसाब से आपने टेक्स्ट पे वहां पे लिखना है। तो अगर आपका एक सवाल है लॉन्ग क्वेश्चन है, वो 10 नंबर का है फॉर एग्जांपल, तो आप उसमें फिर क्या करेंगे, तकरीबन जो है ना 2 पेजेस फ्रंट बैक के साथ आप लिखेंगे। अगर आपकी नॉर्मल राइटिंग है, अगर आपकी राइटिंग बड़ी है, आप पॉइंटर से 3 लाइन में एक पॉइंटर लिख देते हैं, फिर सेकंड पॉइंटर 3 लाइन में लिख देते हैं, तो पेज के 6 लाइनें तो इसमें चली गई। तो अब आपको फिर एक एक्स्ट्रा पेज फ्रंट बैक लिखना चाहिए। अगर आपकी राइटिंग पॉइंटर्स को लेकर कि आपकी खुद राइटिंग बड़ी है, आप थोड़ी लिखते हैं तो अच्छी बात है। बाकी ग्रामेटिकल कोई इशू नहीं है, इंग्लिश में आपके हो कोई इशू नहीं होता, उससे आप बस पॉइंट की बात लिखें, टू द पॉइंट। अरे इंग्लिश आपकी गड़बड़ भी हो, लेकिन रोमन इंग्लिश में बिल्कुल भी ना लिखें, उर्दू में ना लिखें, ये कोशिश करें, उसके नंबर हम नहीं दे सकते यहाँ की पॉलिसी के हिसाब से, ये आप गलती ना कीजिएगा। दूसरा एक इस चीज का ख्याल करें कि जब क्वेश्चन नंबर 1 आपका फॉर एग्जांपल दरमियान सफे के कंप्लीट हो गया, वहीं से सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट ना करें, आप सेकंड क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट करें। आपने पूरी चीज जमा कराई, माशाल्लाह पेजेस को यूज करें, इस्तेमाल करें, पेजों को सही जगह पे इस्तेमाल करें ना, आगे नहीं फेंके, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप उस पेज को खाली जोड़ें, कुछ नहीं मेरा यूनिवर्सिटी कहती है, और ये अच्छा तरीका है। आप नेक्स्ट पेज से न्यू क्वेश्चन को स्टार्ट करें, किच ना करेंगे, आधा आपने निकल दिया, फिर वो जी टू दी कंटिन्यू खाना पेज नंबर और उधर जाके फिर और लिखा, फिर भूल गए, अगला शुरू कर दिया था नीचे से, फिर जगह छोड़ी और आगे जाके लिखा। ये ना करें, अपने नंबर आप खुद ही माइनस करवा रहे हैं, तो इस चीज का ख्याल करें। क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 5 मार्क्स का है। टॉपिक्स वाइज आप देख लें कि आपके पास पाकिस्तान मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे आप चीजों को निकालें। इसी तरह 30वें नंबर पे आपके पास जो है वो हमने जो आज भी इसको कंटिन्यू किया, ये थोड़ा सा आखिर की चीजें रह गई हैं, कश्मीर से आगे की चीजें जो थी, अगर कश्मीर भी मैंने पढ़ा दिया तो ये भी इनफ है, बहुत है, यहाँ तक ये भी टॉपिक वाइज जो है इंपॉर्टेंट है। तो इन 3-4 टॉपिक्स को आप जरूर जो है देख लें। मैं दोबारा बता देता हूँ यहाँ से खोल के आपको टॉपिक जो हमने वैसे पढ़े हैं अभी तक पाकिस्तानी स्टडीज में, वो हमारे पास ये लेक्चर्स हैं। फर्स्ट सेकंड वीक में जो हमने पढ़े आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान चैप्टर 1, 2 और डिमांड फॉर सेपरेट नेशन, और इसके अलावा जो है फिर हमने नेशनल हीरोज पढ़े थे। उसके बाद हमने जो है वो इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, खिलाफत मूवमेंट, हिजरत मूवमेंट पढ़ा था।